दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 526 नंबर से लेकर के 550 नंबर के क्विज का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की डिस्कशन का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा। पहला स्टेटमेंट है पानी का अपेक्षिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है। बिल्कुल बात सही। याद रखिएगा दोस्तों, 4 सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। दूसरा, प्रकाश का वेग जल में अधिकतम होता, ये गलत है, क्योंकि प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, और जो भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं इनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश तरंगे सबसे ज़्यादा वेग अगर पूछा जाए तो प्रकाश तरंगों का वेग निर्वात में होता है। निर्वात से फिर गैस से फिर आपका द्रव, और द्रव के बाद सबसे कम किसमें प्रकाश का वेग होता है, तो ठोस माध्यम में होता है। और यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया, यानी जल क्या द्रव है, यहाँ पर प्रकाश का वेग सर्वाधिक नहीं होगा, बल्कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। लेकिन ध्वनि का इसी के साथ उल्टा होता, ध्वनि का सर्वाधिक, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि का सर्वाधिक वेग ठोस में होता, उसके बाद द्रव, उसके बाद सबसे कम वेग होता है गैस में। अगर ध्वनि होती तो यहाँ पर आपका सी ये वाला गलत है, क्योंकि प्रकाश का वेग जल में अधिकतम होता है, ये गलत है। अगला, निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती, बिल्कुल बात सही है। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुँचने में 8 मिनट का लगभग समय लगता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से समूह के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, यानी रात को विचरण करते हैं। तो उल्लू रात को निकलता है, मच्छर रात को काटता है, चमगादड़ रात को बैठ। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने 1888 ईस्वी में क्रोमोसोम, जिसे गुणसूत्र कहा जाता है, क्रोमोसोम का नामकरण क्रोमोसोम दिया, वो वैज्ञानिक कौन था, तो वाल्डेयर। कौन वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम था वाल्डेयर। अब यहाँ जो ध्यान से समझिएगा, वाल्डेयर ने क्या किया था, क्रोमोसोम का नामकरण किया था, तो इसका आंसर आपका वाल्डेयर हो जाएगा। वाटसन एवं क्रिक डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना होती है, ये डबल हेलिक्स संरचना, इस डबल हेलिक्स संरचना को किसके द्वारा, यानी ये डबल हेलिक्स संरचना को वाटसन एवं क्रिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका आंसर वाल्डेयर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लाइसोसोम जो आपकी ये सेल होती है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, तो उसमें जो लाइसोसोम होता है उसी को आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अपशिष्ट आर्गन होते हैं या ऑर्गेनेल्स, उनको नष्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग कहा जाता। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि ऊर्जा वो क्या करती, इकट्ठा करके रखती है। अगला है, कोशिका का जो किचन कहलाता है, जैसे किचन का काम होता है खाना बनाने का, वैसे कोशिका में जो फूड प्रिपेयर करती है, खाना बनाने का काम करती है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को ध्यान रखिएगा। ये आपका वर्णी लवक नहीं ये काम करता है। ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 को काट दीजिए, तो जहाँ जहाँ 3 दिखे उसको काट दीजिए। तो इसका आंसर आपका क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस उर्वरक को सीधे पौधों द्वारा आत्मसात किया जाता है, तो उसका नाम क्या है, पोटास का जो क्लोराइड होता है उसका पौधे सीधे प्राप्त कर लेते हैं। जो नाइट्रोजन होता है इसे पौधे सीधे नहीं प्राप्त करते, बल्कि नाइट्रोजन पहले नाइट्रेट में बदलता है, और नाइट्रेट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका, और नाइट्रेट फिर आपका नाइट्राइट में जब बदलता है तब जाकर के नाइट्राइट के फॉर्म में पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं।
तो ऐसे सुपर फास्फेट इसको भी पौधे डायरेक्ट नहीं प्राप्त करते, नाइट्रोलियम को भी नहीं प्राप्त करते, ह्यूमस को भी डायरेक्ट पौधे नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो जो सीधे प्राप्त करते हैं उसी को पोटास का क्लोराइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विषाणु की खोज इवानोव्स्की के द्वारा की गई थी, ये बिल्कुल सही है। वायरस की खोज इवानोव्स्की ने किया था, जबकि बैक्टीरिया की खोज वाटसन ने नहीं किया था। यहाँ वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए के डबल हेलिक्स द्विकुंडली संरचना को प्रस्तुत किया गया था, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो आपको ल्यूवेनहाक, आपका ये ल्यूवेनहाक आपको पता होगा, ल्यूवेनहाक के द्वारा किसकी खोज की गई थी? बैक्टीरिया की खोज की गई थी। तो गलत क्या है? बैक्टीरिया वाला गलत है। शरीर की सबसे जो लार्जेस्ट ग्रंथि ग्लैंड होती है वो आपकी यकृत होती है। अलग से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एक्सरे की खोज रेंटजन ने किया था, ये बिल्कुल बात सही है। आगे आइए, जेपी मूवमेंट इमरजेंसी एंड इंडियाज सेकेंड फ्रीडम, ये पुस्तक है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको एमजी देवा सहायम ने लिखा है। तो इसको एमजी देवा सहायम ने जो कौन सी बुक लिखा है ध्यान रखिएगा। जेपी जो जयप्रकाश मूवमेंट आंदोलन चला इमरजेंसी के दौरान 1975 में, तो उसी पर एक पुस्तक लिखी गई है, जेपी मूवमेंट इमरजेंसी एंड इंडियाज सेकेंड फ्रीडम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमजी देवा सहायम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में कब आता है भारत में? मार्च 1946 में आता है। इसमें 3 व्यक्ति होते हैं और उन 3 में पैथिक लॉरेंस होते, एबी अलेक्जेंडर होते, स्टैफोर्ड क्रिप्स, इन 3 व्यक्ति इसमें होते हैं। इसमें कौन नहीं होता है? तो दोस्तों इसमें एसबी अलेक्जेंडर शामिल नहीं होता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं 1945 में घटित हुई? नौसेना विद्रोह, जो इंडियन नवेल रॉयल्टी के द्वारा विद्रोह किया गया, ये 1946 को हुआ था। और इसमें जो जिस जहाज के लोगों ने यानी विद्रोह किया था उसका नाम था एच हिम्स, यानी आपका एच हिम्स नाम का जहाज था, उस पर विद्रोह हुआ था। तो इसमें आपका ये पहला ये 1946 में हुआ, इसलिए इसको काट दीजिए। 45 में घटना बाबेल योजना 45 में आई, शिमला सम्मेलन 45 में हुआ, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा भी 1945 में आपका कहाँ? लाल किला दिल्ली में चला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला काटोगे 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारत में क्रिप्स मिशन मार्च 1942 आया। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट 7 अगस्त 1940 नहीं बल्कि ये 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर क्या? 1942 में हुआ था, ये गलत है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, ये सही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन भी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा जापान के द्वारा की गई है। और हमने पिछले वाले वीडियो में करंट वाले में बताया था, जापान के द्वारा ही क्या किया जाएगा? जो सैटेलाइट है वो किससे बनाया जाएगा? वो लकड़ी का सैटेलाइट बना करके लॉन्च किया जाएगा। ये भी अनाउंसमेंट इसके द्वारा जापान के द्वारा किया गया है। और जापान का ही सुपर कंप्यूटर इस समय सबसे तेज है, उसका नाम फोगाकू है। तो ये भी आपको फोगाकू, ये भी आपका पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में अतार्किन का दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो जोधपुर में अतार्किन का दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये किसने बनवाया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। इल्तुतमिश ये वही है जिसका काल 1211 से शुरू होता है, 1236 तक शुरू होता है, यानी तक होता है। और ये इल्तुतमिश कौन था? तो एक कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ये 1211 से लेकर 1236 तक भारत में क्या करता है? यानी शासन स्थापित करता है। और इस इल्तुतमिश के द्वारा यानी कि इक्ता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई उस समय बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। कहाँ का? यानी ये कहाँ का?
तो ये बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। एकता व्यवस्था को शुरुआत करने वाला कौन था? इल्तुतमिश ही था। तो ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश के द्वारा एकता व्यवस्था को भी शुरू किया गया था। तो इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था को शुरू किया था और ये पहला तुर्क सुल्तान था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये पहला तुर्क सुल्तान था, ये पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। शुद्ध अरबी के सिक्के आपके एग्जाम में पूछता है, शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला कौन था? तो शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला पहला तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश था। इसने दो प्रकार के सिक्के चलाए थे, चांदी का टंका, तांबे का जीतल। तो चांदी का इसने टंका, चांदी का टंका और तांबे का क्या चलाया था? तांबे का जीतल सिक्का इसी के द्वारा चलाया गया था। और इसने लाहौर से राजधानी कहाँ लेकर आया था? तो इसे लाहौर से राजधानी परिवर्तित किया था और कहाँ लाया था? दिल्ली। तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इसी इल्तुतमिश को ही माना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है जोधपुर या ये नागौर, नागौर जो ज़िला है, जोधपुर या नागौर, दोनों ऑप्शन जो भी हो वो ध्यान रखिएगा। अतार्किन का दरवाज़ा किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था और इल्तुतमिश ने ही किसको पूरा करवाया था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत की थी, उस कुतुब मीनार को पूरा कराने का काम इल्तुतमिश ने किया था। इतनी बातें आपको इल्तुतमिश के बारे में पता होनी चाहिए। अगला, राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। राजा ये किसने कहा था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है? अगर राजा सगा संबंधी ढूंढने लगेगा तो राजा वो नहीं कहलाएगा, तो उसमें क्या निष्पक्ष की भावना नहीं रह पाती है। तो इसको कहा था सिकंदर लोदी ने। किसने कहा था? सिकंदर लोदी ने कहा था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? तो भारत में जो सूफीवाद आया है, सूफीवाद भारत में शुरुआत जो चिश्ती सिलसिला की शुरुआत हुई, उसकी नींव ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा डाली गई थी। तो यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हम जान लेते हैं। तो इनका जन्म 1141-42 के आसपास कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। ईरान के किस जगह पे हुआ था? सिजिस्तान। ईरान के सिजिस्तान नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, जो आज ईरान में सिस्तान के नाम से जाना जाता है। सिस्तान के नाम से जाना जाता है ईरान में। और ये भारत में कब आते हैं? 1192 में अजमेर में अपना उपदेश देने के लिए आते हैं। 1192 ये वही साल है जब भारत में किसके द्वारा? तो तराइन का दूसरा युद्ध हो रहा होता है और उसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है और दिल्ली तक कब्जा कर लिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब आगे की क्या है? तो इसमें जो अजमेर है, आगे देखिएगा। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे, ये यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमने क्या बताया, यहाँ हमने कहा कि और आपको अन्य फैक्ट फिगर क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इनकी जो मज़ार बनाई गई है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, ये कहाँ बनाई गई? अजमेर में बनाई गई है। तो अजमेर में हर साल एक वार्षिक उत्सव का आयोजन होता, उसी को उर्स कहा जाता है। तो उर्स में ध्यान रखिएगा कौन कौन ऐसे आगे चलकर शासक हुए जो उर्स में शामिल हुए। तो उनमें ये ध्यान रखिएगा, एक हुआ यमबेटी, मोहम्मद बिन तुगलक भी गया था। उसके बाद सूरी, शेर शाह सूरी भी अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में गया। उसके बाद अगला अकबर, अगला कौन? अकबर, ये भी पूछता है, अकबर भी गया। और अकबर के बाद फिर शाहजहाँ और शाहजहाँ के बाद अगला जो गया है उसका नाम था औरंगजेब और औरंगजेब के बाद दारा सिकोह। इतने लोगों के द्वारा कहाँ गया? तो ये आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गए थे। तो यमबेटी मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी दूसरा, तीसरा अकबर, चौथा शाहजहाँ,
पांचवा दारा शिकोह और सबसे लास्ट औरंगजेब। ये कम से कम नाम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आगे समझिएगा, इसमें जो कुतुबुद्दीन बख्तियार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य हुए हैं वो भी पता होना चाहिए। कौन कौन से शिष्य इनके हुए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। इसका शॉर्टकट नाम पहले आखिरी के नाम से याद रखिए तो दिमाग में आपके याद रहेगा। काकी शक्कर, शक्कर का मतलब शक्कर, काकी शक्कर औलैया चराग, औलैया चराग, काकी शक्कर औरैया चराग। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, काकी ने शक्कर और औलैया का मतलब लैया चना दिया। काकी ने शक्कर लैया और चना दिया, काकी ने शक्कर लैया और चना दिया। तो इससे आपको याद हो जाएगा। तो काकी से यहाँ काकी का कौन है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और शकर का कौन है, फरीउद्दीन गंज ए शकर, फरीउद्दीन गंज ए शकर ये थे। औलैया निजामुद्दीन औलैया, और चराग ये कौन है, तो नसीरुद्दीन चराग। ये कम से कम ये आपके 4 नाम पता होने चाहिए। अब यहाँ आते हैं, इनके शिष्य कौन थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम, यहाँ गुरु का नाम पूछ रहा, शिष्य के नाम 4 बताई दिए, काकी, शक्कर, औलैया और आपका लास्ट में चराग। ये 4 नाम पता होने चाहिए। अब आगे गुरु पूछ रहा, तो क्वेश्चन में गुरु पूछा है, तो गुरु इनका कौन था, ख्वाजा हारून, इनके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। अगला क्वेश्चन आइए, पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं स्थित है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश के हम क्या करते हैं, सारे दर्रों को निपटा लेते हैं। कुछ इस टाइप का अरुणाचल प्रदेश का मैप बना लीजिए, तो इससे आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश के देखो, एक यहाँ दर्रा है, एक यहाँ दर्रा है, तो 2 दर्रे यहाँ आपके और एक यहाँ दर्रा है, 3 हो गए। तो इन 3 दर्रों को आपको कैसे याद रखना वो आपको बता रहे हैं, तो इसमें ध्यान से समझिएगा। तो ये पहला वाला जो दर्रा है ये आपका बोमडिला है, बोमडिला के बाद अगला जो दर्रा है उसका नाम है बुमला, इसका नाम है बुमला। उसके बाद अगला जो दर्रा है इसका नाम है टुंगा। अब आइए यहाँ इधर वाले दर्रे याद करते हैं। तो इधर आपका एक दर्रा यहाँ है, एक दर्रा यहाँ है, एक दर्रा यहाँ, एक यहाँ, 4 दर्रे यहाँ, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले ये कौन है, ये सबसे ऊपर जो बनाए हैं ये यांग्याप दर्रा है, तो यांग्यापला इसी को कहा जाता, तो यांग्यापला है। उसके बाद फिर आपका अगला दिहांग दर्रा है डी, और ये वाई हो गया, डी हो गया। उसके बाद इसके बाद कौन है, कुमजांग दर्रा है यानी के, और कुमजांग के बाद सबसे लास्ट में है चौकान दर्रा। और इधर एक दर्रा ये कोने में बसता है, इसी दर्रे का नाम है, इंग्लिश में दिफर बोलते हैं और हिंदी में इसको दिफू दर्रा के नाम से जाना जाता है। तो ये आप क्या कैसे याद रहेगा, तो बुम बुम बुमरा तुमको याद कुछ करते हैं, बुम बुम बुमरा तुमको कुछ याद करते हैं। तो बुम बुम बुमरा से आपका क्या हो जाएगा, तो बुम बुम बुमरा तुमको याद कुछ करते हैं। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, यानी बोमडिला हो जाएगा, और फिर बुमला हो जाएगा, तुमको यानी आपका टुंगा हो जाएगा। याद से यांग्यापला हो जाएगा, और डी से आपका याद यानी दा से आपका दिहांग हो जाएगा, और कुछ का मतलब आपको बताई दिए कुमजांग हो जाएगा कुछ, और छा से आपका कौन चौकान हो जाएगा, याद करते हैं। अंत में दिफू दर्रा। तो बुम बुम बुमरा तुमको कुछ याद करते हैं, बुम बुम बुमरा तुमको याद कुछ करते हैं, बुम बुम बुमरा तुमको याद कुछ करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के सारे आपके दर्रे हो गए। अब आइए क्वेश्चन पे विचार कर लेते हैं। कौन अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बोमडिला है, आपने देख ही लिया, दिफू ये भी है, और इनका आर्डर क्रोनोलॉजी पश्चिम से पूरब, नॉर्थ से साउथ आ जाए तब भी लगा सकते हो। उसके बाद शिवकीला ये हिमाचल प्रदेश में, ये आपका यहाँ नहीं है। बाकी यांग्यापला ये आपने देखा यहीं पर, यांग्यापला भी है, यांग्यापला भी यहीं पर है, ये ध्यान रखिएगा।
अगला, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी और उनके साथ पेयर सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। माउंट एटना इटली में है, सही है। क्राकाटोवा इंडोनेशिया में है, और इंडोनेशिया में एक और पता होना चाहिए, सिनाबुंग भी इंडोनेशिया में ही है। वेसुवियस ये आपका उत्तरी अमेरिका में नहीं है, बल्कि वेसुवियस आपका कहाँ है, इटली के नेपल्स में ये आपका स्थित है। ओजस डेल फ्यूजियामा से कंफ्यूज मत होना, फ्यूजियामा जापान में है। ओजस डेल सलाडो दक्षिण अमेरिका में है, क्योंकि ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। ओजस डेल सलाडो, और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी भी ओजस डेल सलाडो है, जो चिली अर्जेंटीना की बॉर्डर अर्थात सीमा पर स्थित है। अगला, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। अगला देखिएगा, किश्तवाड़ और रोहिला, इनको दो को सर्च कीजिएगा, पता चलेगा ये कहाँ आपका स्थित है। अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क की खान नहीं है, तो ये जादूगुड़ा, ये खान कहाँ है, झारखंड में है, और ये किसकी खान है, यूरेनियम की है। ये किसकी खान है, ये यूरेनियम की है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी ये मिनास गेरियास और कराजस, ये दोनों कहाँ है, ये ब्राज़ील में है, और ये लौह अयस्क खानों के लिए जानी जाती हैं, तो मिनास गेरियास और कराजस। अगला, बेलाडीला खान ये दांतेवाड़ा, जैसे दांतेवाड़ा आया वैसे आपके दिमाग में आ गया। ये कहाँ है, ये इंडिया में छत्तीसगढ़ जिले में है, और ये लौह अयस्क खानों के लिए बेलाडीला की खानें जानी जाती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 होता, द्वितीय ये गलत है, क्योंकि ये 56 से लेकर के 61 के बीच द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलती है। चतुर्थ 69 से 74 है, पंचम 74 से 79, ये सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, पैक्स सीनिका द इम्प्लीकेशन फॉर द इंडियन डॉन, चाइना पर आधारित ये पुस्तक है। इसको समीर सरन तथा अखिल देव के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए, गदर पार्टी संबंधित कौन नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिए। गदर का नाम सुनते ही सबका दिल यानी धक धक करने लगता है, बीपी लो हो जाता है। तो इसमें अगर किसी से आपका दोस्त है, उससे पूछते हो कि आपका क्या है, गदर का नाम सुनते ही आपका दिल धक धक कर रहा, तो बहानेबाजी करता, तो आप उससे बोलते हो भक बीपी लो रहा। उससे क्या बोलते हो, भक बीपी लो रहा। तो यहाँ समझिए, यानी भा से हो गया यानी भगवान, कौन, भा से भगवान सिंह हो गया, भा से आपका क्या नाम हो गया, भगवान सिंह, भा से भगवान सिंह हो गया। और उसके बाद का से ध्यान रखिएगा, करतार सिंह सराभा, का से करतार सिंह सराभा, और बा से अगला क्या हो गया, तो बा से आपका बरकतुल्ला हो गया, और पा से परमानंद हो गया, और ला से आपका कौन, लाला हरदयाल हो गया, और रहा से आपका क्या हो गया, रामचंद्र, रहा से रामचंद्र हो गया। इनका संबंध गदर पार्टी जिसकी स्थापना 1913 में हुई थी उससे है। तो यहाँ लाला हरदयाल ये भी आ रहा, उसके बाद रामचंद्र भी आ रहा, बरकतुल्ला भी आ रहा, तो खुद ही राम का संबंध इससे नहीं है। अगला, निम्न में से कौन अंतिम बौद्ध अनुयायी राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था, तो ये इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेंसांग चीनी यात्री आया था, जिसने कौन सी बुक लिखी है, सी यू की लिखी है। और इब्न बतूता जो MBT मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, उसकी यात्रा वृत्तांत रेहिला कहलाता है, और ह्वेंसांग का यात्रा वृत्तांत सियूकी के नाम से जानी जाती है। और ये हर्षवर्धन का काल 606 से लेकर के 647 के बीच का है। तो ये आपका इसका हर्षवर्धन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कब, तो 1976 में उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया था, सामाजिक वानिकी को शुरू किया गया था, तो 1976। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाथियों के पुनर्वास हेतु बचाव केंद्र स्थापित किए गए, तो ये मथुरा में स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट है आज का, कर्मा नृत्य मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता, तो कर्मा नृत्य आदिवासी जनजातियों के द्वारा
किस, तो ये सोनभद्र, यूपी का मानचित्र बनाओगे तो इधर आपका सोनभद्र आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा सोनभद्र में क्या है, यानी कि वहाँ के जनजातियों के द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।